अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था, पॉलिनोमियल के जीरो चेक करना। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? जीरोज चेक करना। जीरोज के हमने दो टाइप देखे थे, एक तो चेक करना, दूसरा फाइंड करना। तो चेक करने वाला पैटर्न हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइंड करने का पैटर्न कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। तो जीरोज कैसे फाइंड करते हैं बेटा? जीरोज फाइंड करने का तरीका क्या है? तो जो भी पॉलिनोमियल आपको मिलेगा, मान लो एक पॉलिनोमियल आपको px दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल आपको px दिया है, qx, tx, rx जो भी दे रखा है। तो जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, मान लो कि x प्लस 1 दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल है। तो जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, अगर आपसे कहा जाए इसके जीरोज फाइंड करो, तो जीरोज कैसे फाइंड करेंगे इसके? तो जीरोज फाइंड करने का तरीका है इसका, फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसको हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं। जो पॉलिनोमियल हमें दिया होता है उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। वीडियो इज नॉट कमिंग क्लियर। बेटा जिस बच्चे को प्रॉब्लम है हैंड रेज करे, और वीडियो और वॉइस में अगर प्रॉब्लम आती है तो एक बार थम्स अप करके बता दो, हैंड रेज कर दे सारे बच्चे। सबको प्रॉब्लम आ रही है क्या? वॉइस और वीडियो में सभी बच्चों को प्रॉब्लम है? नहीं है, एक दो बच्चों को प्रॉब्लम है तो नेटवर्क इशू हो सकता है। अगर सभी बच्चों को दिक्कत है तो बोल देता हूँ, चेक कर लेंगे। ठीक है बेटा, देखो px की वैल्यू जो भी होगी आपके पास पॉलिनोमियल, हम उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करने के बाद यहाँ से हम जो वेरिएबल होता है आपके पास x, y, z जो भी होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे हम इसमें सीखें, फर्स्ट स्टेप होती है आपके पास पुट px is equals to 0 and find वैल्यू ऑफ वेरिएबल। फिर हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, और जो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू होती है वही वैल्यू क्या होती है? जीरोस होती है। फर्स्ट स्टेप आपकी ये होगी, और ये दोनों स्टेप हो गए आपके पास। जो भी पॉलिनोमियल मिलेगा उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, और जीरो के इक्वल पुट करने के बाद उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। आगे इतना, जैसे मान लो कि आपने भी एग्जांपल लिया, एक पॉलिनोमियल है px, दे रखा है x प्लस 1, फाइंड करना है हमें, इसमें जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस क्या आएगा? सबसे पहले क्या करें? इसको जीरो के इक्वल पुट कर दें। सबसे पहले क्या करें? इसको जीरो के इक्वल पुट कर दें। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है पुट px इज इक्वल्स टू 0। तो जब px को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, इसका मतलब आपने x प्लस 1 को जीरो के इक्वल पुट किया है। x प्लस 1 को जीरो के इक्वल पुट किया है। तो जब हम x प्लस 1 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें x मिलेगा -1। x कितना मिलेगा? -1। x की जो वैल्यू मिली है, यही वैल्यू क्या है? इसके जीरोज है। किस पॉलिनोमियल के जीरोज है ये? इसके जीरोज अगर निकालने हो तो ये आ गया। तो जीरोज निकालने का तरीका आपको समझ आया सभी बच्चों को? अगर सभी बच्चों को आ गया तो हम और क्वेश्चंस करते हैं इसके। ठीक है बेटा, और करते हैं क्वेश्चंस के। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 था, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें केवल और केवल जीरोस ही फाइंड करने हैं सबके। तो वही जीरोस हम देखते हैं। देख, इतना सभी को समझ में आ गया? मैं इसको रफ कर सकता हूँ? अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं रफ कर सकता हूँ। कुछ बच्चे डिस्टर्ब मोबाइल चला रहे पढ़ने के बजाय।
जो बच्चे मोबाइल लेके बैठे हैं और पढ़ नहीं रहे, क्लास का ध्यान नहीं दे रहे, मोबाइल चला रहे हैं, उन बच्चों को बोल दूँ संडे को आपका टेस्ट होगा और संडे को टेस्ट में वही क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स होंगे जो कवर कर चुके हम, जो टॉपिक जैसे पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, जितनी एक्सरसाइज तक हम कवर कर चुके हैं उनका टेस्ट होगा। फिर आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा, आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते पता चलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज है आपकी 2.2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4, इसका है फोर्थ क्वेश्चन। ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कि जो आपको इसमें कंडीशन दे रखी है हर क्वेश्चन में अलग अलग, आपको हर कंडीशन में जीरोस फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में अलग, सेकंड में अलग, थर्ड में अलग, ऐसे सब में जीरोस फाइंड करने हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट पार्ट है, इसका जीरोस फाइंड करना है इसमें पॉलिनोमियल के अंदर। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट px is equals to x plus 5, px is equals to x plus 5। इसका सेकेंड पार्ट है आपके पास px is equals to x minus 5। इसका थर्ड पार्ट है आपके पास px is equals to 2x plus 5। चलो तीन पार्ट कर लेते हैं, बाकी तीन बाद में कर लेते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट करेंगे तो क्या आएगा? जब इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे हमें इसमें जीरोस फाइंड करना है, हमें इसमें जीरोस फाइंड करना है। और जीरोस कैसे फाइंड करते हैं हम? जो यहाँ दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं, उसको हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं। और जब इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये आएगा आपके पास x plus 5 equals to 0। यही तो आएगा। इतना सब बच्चों को समझ में आया? यहाँ से आ गया आपके पास में x plus 5 equals to 0, then x is equals to -5। और मैंने बताया कि पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं? जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू तो जीरोस होते हैं। तो यहाँ वेरिएबल आपके पास x है और x की आप वैल्यू निकालोगे, वही क्या हो गए? जीरोस। इतना सब बच्चों को समझ में आया? आ गया हो, वेरी गुड। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में है आपके पास x minus 5 एंड x minus 5 को जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा? जब हम x minus 5 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे आपके पास x आ जाएगा 5। दूसरा ये हो गया। थर्ड की बात करें हम तो थर्ड में भी हमें जीरोस फाइंड करने हैं। थर्ड में जीरोस फाइंड करेंगे तो यहाँ भी 2x plus 5, इसको भी जीरो के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से 2x आ गया -5, x is equals to -5/2। ये आ गया। इतना सब बच्चों को आया समझ में? ठीक है, तीन पार्ट हुए, चौथे पार्ट में px is equals to दिया हुआ है 3x minus 2। फिफ्थ पार्ट है इसका सिक्स्थ पार्ट है इसका चलो 7 और वो भी कर लेंगे। देखो बेटा फटाफट, अगर आपको समझ में आ गया है तो आराम से कर लोगे। यहाँ से 3x minus 2 इसकी वैल्यू अगर जीरो के इक्वल पुट करते हैं, फाइंड तो हमें क्या करना है? फाइंड तो हमें x करना है। x फाइंड करेंगे तो कैसे आएगा? सिंपल सा है, यहाँ से 2 उधर चला जाएगा तो यह आया 3x is equals to 2 एंड x is equal to आपका आ गया 3/2।
यहाँ तक सभी बच्चों को दिख तो रहा है ना, जहाँ तक मैंने लिखा है? अगर यहाँ तक क्लियर दिख रहा है तो हम आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट में है आपके पास में 3x, यहाँ भी हम 3x को 0 की इक्वल टू करते हैं, x आपका आएगा 0/3, और 0 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं अदर देन 0 के अलावा, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं अदर देन 0 तो उसका रिजल्ट 0 ही आता है। तो यहाँ से आ गया ये, और अब इसमें ax के इक्वल टू 0 पुट करेंगे। वही बात है, इन दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ 3 लिखा था, यहाँ a लिखा है, बाकी बात तो वही है, कोई डिफरेंस नहीं। x is equals to 0/a, it means 0, दोनों चीजें एक ही है। जिन बच्चों को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नोट कर लो। अब डाउट जिसको है फटाफट पूछ लो। If we divide 0 by 0, then it is not defined at all, defined नहीं है। ये सारी चीजें ना आपको लिखवाऊंगा, करवाऊंगा, दो छोटी छोटी चीजें हैं, आएंगी साथ। 0/0 भी आएगा, 1/0 भी आएगा, 5/0 भी, सब आएंगे। अभी मेरी कोशिश ये है कि आप लोग रूटीन पकड़ ले एक बार साथ क्लास में। रूटीन पकड़ने के बाद फिर जो डाउट हो सब कंसल्ट करेंगे, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। सब ये नोट कर लिया आप लोगों ने सबने। इसके बाद इसका 7th पार्ट है, हम वो करते हैं। 7th पार्ट में भी ऐसा ही कुछ डाउट आएगा तो वो डाउट और 7th पार्ट पूरा कवर कर लेंगे। इसके साथ ही आपके एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म हो जाएगी, तो उसको ही कर लेते हैं, साथ में आपका डाउट भी क्लियर कर देंगे। ये जो बच्चे ने पूछा है 6th क्वेश्चन में a not equal to 0 है, उस पर डिस्कस करेंगे बेटा। एक बार इसको नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया हो तो बताओ, आगे बढ़े। फिर इधर उधर ध्यान मत दो, केवल और केवल बोर्ड पे ध्यान दो। ये जो बच्चे एक बार मोबाइल देखते हैं, एक बार साइड में देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान दें। अब हम पहुंच रहे हैं एक्सरसाइज इसी के क्वेश्चन नंबर 7 पे, cx+d। चलो देखो, फोर्थ का जो लास्ट है px is equals to cx+d। इसमें भी लिखा हुआ है, आप टाइप करोगे, मैं ही लिख देता हूँ। इसमें आगे लिखा हुआ है c not equal to 0 and c and d are real number। बताओ, दोनों चीजें लिखी। c not equal to 0 लिखा है, तो एक लिखा है c and d are real number। ये चीजें लिखी, सारी क्लियर कर लेंगे अब। बस बोर्ड पे नजर रहनी चाहिए आपकी। जितने ज्यादा बच्चे वीडियो ऑन करेंगे, ज्यादा डाउट में वो समझ में आएंगे। आपकी शक्ल देख के समझ में आता है मेरे को डाउट है कि नहीं। आप बताऊं मैं इसको? देखो बेटा, ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन दी होती है c not equal to 0, और इसी जो पिछला क्वेश्चन था उसको मैं साथ में लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है px is equals to ax where a is not equals to 0। ऐसा ही कुछ दिया हुआ था, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम। इनमें क्या होता है, जब पॉलिनोमियल आप फाइंड करते हो, पॉलिनोमियल के जीरोस, तो जीरोस फाइंड करने का जो तरीका है, ध्यान देना, जीरोस फाइंड करने का जो तरीका है आपके यहाँ, वो तरीका क्या है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके इक्वल टू क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बेटा वीडियो नहीं आ रही, आंसू आपको वीडियो आ ही नहीं रही, आपकी खुद की वीडियो सही नहीं आ रही, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप जगह चेंज करो थोड़ा। आंसू बेटा बिस्तर से उठो, जगह चेंज करो, आप सो के पढ़ रहे हो कैसे बच्चा। देखो यहाँ cx+d दिया हुआ है, कंडीशन हमारी यही है कि जो पॉलिनोमियल है इक्वल टू 0 पुट करते हैं।
इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हम वेरिएबल x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ अगर हम cx प्लस d इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ से जो x आएगा वो आपका क्या आएगा माइनस d। अब देखो यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक तो आपको डाउट नहीं होगा, और यहाँ तक इनका भी ऐसा कुछ काम नहीं आया दोनों कंडीशन का। यहाँ से जब आप x फाइंड करोगे तो वो आएगा माइनस डी अपॉन सी। अब जो ये लास्ट रिजल्ट है आपका, और इसमें जो आपका ax इज इक्वल्स टू ये दो चीजें हैं जो आंसर आए हैं उन पे ध्यान दो। x का आंसर आ गया माइनस डी अपॉन सी। जब आप आंसर लिखते हो तो आंसर लिखते टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए x की ही वैल्यू क्यों निकालते हैं। शाबाश, ये क्रिया हैंड रेज तो करो, एक बार डाउट पूछते टाइम हैंड रेज कर दिया तो ऐसे हैंड रेज का सिंबल है ना, नहीं दिख रहा हैंड रेज का सिंबल आपको, नाम पूरा नहीं आता इसलिए बोलता हूँ मैं हैंड रेज करने के लिए। नाम में एक तो आपके लेटर्स आते हैं नाम के, फिर आगे डॉट 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 आता है, फिर क्या बोलूँ। ठीक है बेटा, x की वैल्यू क्यों निकालते हैं? इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो या पिछले क्वेश्चंस की बात कर रहे हो? रिया फटाफट रिप्लाई करो, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो कि सबकी बात कर रहे हो? सभी का शाबाश। देखो तो सुनो, हम वैल्यू निकालते हैं वेरिएबल की, x की नहीं निकालते, हम निकालते हैं वेरिएबल की। अब हमारे पास जो टर्म्स होते हैं, आपने शायद स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं ली है, टर्म्स के बारे में मैंने बताया था कि टर्म्स में एक तो वेरिएबल टर्म होते हैं, एक होता है कांस्टेंट। एक तो वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। वेरिएबल वो टर्म होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, और कांस्टेंट वे टर्म होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। आप जिनकी वैल्यू फिक्स है उनकी वैल्यू निकालोगे या फिर जिनकी फिक्स नहीं है उनकी निकालोगे। ऐसे मत देखो ऊपर, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 और x। अब आपको कोई कहे कि 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की तो 1 ही होगी, 2 की 2 होगी, 3 की 3 होगी, जो कांस्टेंट है वो फिक्स है। लेकिन आपको कहे x की वैल्यू कितनी होगी, x की आप 5 मान सकते हो, मैं 10 मान सकता हूँ, सब फ्री, उसमें तो कोई फिक्स है ही नहीं। तो जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट तो ऑलरेडी फिक्स है। 5 का मतलब मैं कहूँ कि यहाँ मैंने 5 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 2 है, तो ये मेरी तरफ से भी 2 है और आपकी तरफ से भी 2 ही रहेगा, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो तो फिक्स रहता है। इसीलिए हम क्वेश्चंस में इसमें किसकी वैल्यू निकालते हैं, वेरिएबल की जो अननोन टर्म है x है। अब देखो इस क्वेश्चन में c और d का क्या हुआ फिर, अगर x की निकाल रहे, c और d की वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन c और d के लिए उसने स्पेशल बोला है क्या कि c और d दोनों के दोनों रियल नंबर है। रियल नंबर है मतलब ये कोई ना कोई नंबर फिक्स है। जो उसने इतना हमें हिंट दिया है कि c और d वेरिएबल नहीं है, बस इतना बोला है। ये भी नहीं बोला है कि c और d आपको 5 5 मानने हैं, ऐसा भी नहीं बोला उसने, लेकिन इतना जरूर बोल दिया कि c और d वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं है तो इनकी कोई ना कोई वैल्यू फिक्स उसने कर रखी है क्वेश्चन वाले ने, जो हमें नहीं बताई है। तो हमें बस इतना मानना है कि c और d कांस्टेंट है इस केस में। तो ये सेकंड चीज जो यूज हुई वो आई आपको समझ में, c और d भी वेरिएबल है। अरे वही तो बता रहा हूँ, आ गया समझ में, गर्दन हिला दिया और सब आ गया समझ में। अब इसके बाद में यहाँ x की वैल्यू निकालते हैं, d और c कांस्टेंट है तो दोनों नंबर है, तो नंबर है तो आंसर आ जाएगा। अब बात बच गई किसकी, नीचे वाले पार्ट, जो यही कंडीशन और बच गई नहीं जो उसने भी लिखी हुई है, c नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों दिया उसने, क्योंकि जब हमने यहाँ बता देता हूँ
यहाँ पे कोई भी नंबर है, राइटिंग समझ में नहीं है बता देना। ये है एक, हम लिखते हैं, चलो इस समय 0 समथिंग कुछ भी लिख दो आप। देखो ये वाला केस ध्यान रखना, जिस भी पार्ट में नीचे 0 आता है, जिस भी पार्ट में नीचे 0 आता है, कुछ बच्चों को देख रहा हूँ डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा पढ़ने से, मतलब मोबाइल घर वालों से मांग के लेते हैं रख के और साइड में चले जाते हैं, दूसरी चीजों पे ध्यान रखते हैं, क्लास चालू है साहब। ऐसे बच्चों की बाद में क्लास लगेगी, अच्छी क्लास लगेगी, सबकी रिकॉर्डिंग है। देखो यहाँ से कोई भी नंबर हो पर समथिंग, मतलब कोई भी नंबर मान लो, उस नंबर के अपोन में क्या है 0 है, तो किसी भी नंबर के अपोन में 0 आएगा तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड बोलेंगे। अब यहाँ ये समथिंग है, इसकी जगह 0 हो सकता है या नहीं हो सकता, तो वो वाला केस मैंने नीचे लिख दिया अलग से। अभी आप इसमें इतना ही मान लेना कि इसमें तो 0 के अलावा सारे नंबर हमने ले लिए हैं। जब 0 ही आ जाएगा तो ये वाला केस इधर चेंज हो जाएगा। नीचे वाली लाइन दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही? दिख रही हो ठीक है, नहीं दिख रही तो आप बता दो। नहीं दिख रही, एक बच्चे गर्दन मिला रही, सबको दिख रही बात, ठीक है। बोर्ड ऊपर शिफ्ट करेंगे, मैं मिटा देता हूँ इधर तक करो। देखो इधर देख लो, इधर सारे के सारे यहां जो लिखा है ये फर्स्ट केस है, समथिंग अपॉन 0। दोबारा से बता दो, इसको आप नॉट डिफाइंड को इन्फिनिटी भी लिखते हो, आप कभी कभी क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं। लेकिन यहां जैसे हमने मान लिया समथिंग नॉट इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस हम मान ले 0 अपॉन समथिंग, इसका आंसर 0 भी आएगा, लेकिन यहां भी समथिंग जो नंबर है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। और थर्ड केस जो आएगा, आपको फर्स्ट और सेकंड केस समझ में आ गया? फर्स्ट और सेकंड केस आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर है वो नॉट डिफाइंड आता है, इनफिनिटी आता है। और अगर 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर आप 0 में 0 से डिवाइड करते हैं तो ये भी आपका एक नॉट डिफाइंड फॉर्मेट है, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये तीनों केस आप नोट कर लो, क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेंगे। कि नो सर जिसने रिप्लाई किया बताओ बच्चे क्या दिक्कत है, नोट कर लो। नोट 0 अपॉन 0 तीनों समझने का केस ये है कि 0 में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो आप कोई डिवाइड करके आंसर निकालते हैं, कोई नंबर होता है तभी डिवाइड करके आंसर निकालते हैं। यहाँ ये वाला पार्ट 0 क्या होता है, नेग्लिजिबल पार्ट होता है, कोई नंबर ही नहीं है। जैसे मान लो कि 1 2 3 कितना अमाउंट है, 0 की बात करें कितना अमाउंट है, कोई अमाउंट है ही नहीं। 0 का मतलब वो अमाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं है हमारे पास। तो 0 में 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड फॉर्मेट आता है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, देख मान ले यहाँ पे लिखा है 20, 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आया। सब बच्चों को समझ में? आपने 4 से डिवाइड किया, उसके 5 आ गया आंसर। अच्छा ये लो,
अगर मैं 20 को ही 10 से डिवाइड करूँ तो 2 आएगा। लेकिन अगर 20 को 2 से डिवाइड करूँ और 20 को 1 से डिवाइड करूँ, देखो मैंने एक सीरीज लिखी है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको सभी बच्चों को? इसको समझ लो, ये सारे केस तीनों आपको समझ में आ जाएंगे अपने आप ही। नीचे लाइन जो लिखी है इस पे ध्यान दो आप। अगर हमारे पास सबसे पहले हमने एक नंबर लिया 20, सब बच्चे इधर ध्यान दो। ये एक बच्ची तो है ना मोबाइल चला के बहुत डिस्टर्ब रहती है, पढ़ती नहीं, क्लास को ध्यान नहीं रहता इसका। मैं नाम अनाउंस नहीं करूंगा, जब क्लास चालू होगी तब देखते हैं। यहाँ 20/4 लिखा, तो 20/4 का रिजल्ट कितना है? 5। ये आ गया आपको। अब देखो जो नीचे वाला नंबर है इस पे ध्यान दो आप। ये नंबर हमने बड़ा किया, आंसर आपका छोटा है, आया कि नहीं आया? आंसर छोटी वैल्यू होगी। लेकिन जैसे हमने नंबर छोटा किया तो हमारा आंसर बड़ा आना स्टार्ट हो गया। 4 से डिवाइड किया तो 5 भी आया था, लेकिन जब 2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, 1 से डिवाइड किया तो 20 आ गया, और जब 0 से डिवाइड करोगे तो नंबर बहुत बड़ा आता है। बहुत बड़े का मतलब है इन्फिनिटी टाइम। कितनी टाइम डिवाइड होगा वो पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें जो 20 के पार्ट करने हैं, 1 का मतलब तो उसके सिंगल पार्ट करने हैं, और 0 से डिवाइड करेंगे मतलब उसके नेग्लिजिबल पार्ट करने हैं। बिल्कुल बारीक बारीक आप किसी चीज के टुकड़े करो, किसी भी अमाउंट को या किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल बारीक बारीक पार्टिकल में कन्वर्ट करो। कितने पार्टिकल बना लोगे? इन्फिनिटी बना लोगे। आपको मान लो कि चीनी दी जाए, शुगर जानते हो ना, चीनी, और चीनी 1 किलो दी जाए, फिर कहा जाए इसके 100 ग्राम में कन्वर्ट करो, 100 ग्राम 1 पार्ट, तो आप फटाफट कर दोगे 10 पार्ट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? फिर आपसे कहा जाए 1 ग्राम कन्वर्ट करो तो भी आप कर दोगे, क्योंकि आपके पास एक अमाउंट है या नहीं है? लेकिन फिर आपको कहा जाए कि इसको 0.0 ग्राम में कन्वर्ट करो, एक पार्ट बनाओ, तो आप क्या करोगे? इसको बारीक पीस के उसके स्मॉल पार्टिकल ऐसे उसको काउंट करोगे, कितने हुए वो पार्टिकल, कितना रिजल्ट आएगा आपके पास, कितने पार्ट होंगे उसके? इन्फिनिटी पार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे। ये जो नीचे जिससे डिवाइड करते हैं ये रोल प्ले करता है किसका? ऊपर जो लिखा है उसके पार्टीशन में रोल प्ले करता है। ये सिर्फ 20 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब है कि आपने 20 के पार्टीशन किए हैं 1 के अकॉर्डिंग, तो 20 पार्ट ही आएंगे ना। 20 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो 10 पार्ट हो जाते हैं, 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 पार्ट हो जाते हैं। आया से समझ में? अब 20 को 0 से डिवाइड करोगे तो आपको 0 के अकॉर्डिंग उसके पार्टीशन करने हैं, तो 0 का मतलब तो कोई एग्जिस्ट तो हो ही नहीं रहा नंबर। भाई जो आप पार्टीशन करोगे 20 का कितना पार्ट लोगे? 1 भी नहीं लेंगे, 2 भी नहीं लेंगे, 0 ही लेंगे, मतलब नेग्लिजिबल लेंगे, ना के बराबर, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इन्फिनिटी पार्ट हो गए जो काउंट नहीं होंगे, आपसे काउंट नहीं होंगे, इसीलिए हम इस टर्म को बोलते हैं, एक तरह से नोटिफाइड टर्म बोलते हैं, ठीक है। और यही केस यहाँ पे है। इस वाले केस में क्या है, यहाँ तो कोई नंबर तो होता था जिसको बांटना है, लेकिन थर्ड केस में तो नंबर भी नहीं है जिसको बांटना है आपको। थर्ड केस में आपके पास तो वो नंबर भी नहीं जिसको 0 से बांटेंगे। ऐसा मत बोलना 0 से 0 कट गया 1 आ गया, ऐसा नहीं होता। 0/0 ये भी टर्म नॉट डिफाइंड ही रहेगा। आगे सब बच्चों को समझ में, जल्दी से नोट कर लो। अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है आपकी। अगर कोई एग्जांपल रह गया हो, मैंने नहीं करवाया हो, तो आप एक बार याद दिला दें मुझे, मैं करवा दूंगा। संडे को आपका टेस्ट होगा, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 तक क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। जो टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन 2.2 तक आएंगे। और जिन बच्चों के ऊपर मेरी नजर है ना, जो बच्चे पढ़ते नहीं, क्लास ऑन करके वीडियो ऑन करके इधर उधर डिस्टर्ब रहते हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आए तो फिर देखते हैं, फिर घर वाले आपको जब मोबाइल देंगे आपके पास बैठेंगे। अब जो मैंने एग्जाम्पल छुड़वा दी, बता दो जो एग्जाम्पल रह गए हैं, तो अगर सारे करवा दी तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल वगैरह हो गए?
जल्दी से देख लो, टाइम कम बचा है, 1 मिनट बची है। सारे हो गए लगभग, मेरे हिसाब से सारे करवा दिए मैंने। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना।